गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो पहला चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है यथार्थता, परिशुद्धता व सार्थक अंक। पिछली क्लास में हमने मापन के बारे में बात की थी। तो जो मापन में अनिश्चितता है, इसको यथार्थता और परिशुद्धता और सार्थक अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन में अनिश्चितता मापन में जो अनिश्चितता है वो किस किस के द्वारा व्यक्त की जाती है? यथार्थता, परिशुद्धता और सार्थक अंकों द्वारा। क्योंकि हमें केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है और वहाँ पर मापन करना पड़ता है। तो उस मापन में यथार्थता क्या है? यथार्थता, और इधर मैं ले लेता हूं परिशुद्धता। यथार्थता को बोले तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी और परिशुद्धता होता है प्रिसीशन। दोनों क्या हैं? यथार्थता और परिशुद्धता। देखो, मान लीजिए आपको किसी चीज का मापन करने को दिया गया और उसका वास्तविक मान हमें पता है। मान लीजिए आपको छड़ी दे दी, कोई पतली छड़ दे दी और उसकी लंबाई मापनी है। उस पतली छड़ की क्या मापनी है? लंबाई। तो अपन क्या करेंगे? मान लीजिए छड़ की लंबाई पता है हमको कि 9.8 मिलीमीटर है। तो पतली छड़ है, उसकी लंबाई क्या है? 9.8 मिलीमीटर। ये वास्तविक मान है, जो छड़ की वास्तविक लंबाई है, वास्तविक मान। अब स्टूडेंट्स को ये मेजर करने के लिए दी, तो कोई स्टूडेंट मापता है तो कुछ ना कुछ त्रुटि होती है उससे। आपका स्केल कैसा है इस पर भी फर्क पड़ता है। स्केल में कोई त्रुटि हो, स्टूडेंट से गलती हो जाती है, थोड़ा हिल जाता है स्केल। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट मापता है तो उसकी आती है 9.6, कोई मापता है उसकी आती है 9.7, किसी स्टूडेंट की 9.8 भी आती है, किसी की 9.9 भी चली जाती है, किसी की 10 ही हो जाती है। तो इसमें आपसे कहा जाए कि बताओ किसने सबसे अच्छा मापन किया है, किसका सही मापन है, तो आप सीधा कहोगे 9.8 जिसका है। क्योंकि वास्तविक मान भी क्या है? 9.8। और आपने जो प्रायोगिक मान किया है, प्रायोगिक मान, ये सारे क्या है? प्रायोगिक मान। प्रयोग से आप प्रयोग कर रहे हो, आप माप रहे हो। तो प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से देखो समीपता सबसे ज्यादा है 9.8 में। तो इस वाले को, इस मान को आप क्या कहोगे? ये यथार्थ मान है। कैसा मान है? यथार्थ, एक्यूरेट। सबसे ज्यादा यथार्थता इसमें है, बिल्कुल पास है, क्लोज है। तो यथार्थता का मतलब क्या है? किसी भी राशि की सही माप की तुलना मानक या मान्य मान से करने को क्या बोलते हैं? यथार्थता। किसी भी राशि की सही माप की तुलना मानक मान से करने को या वास्तविक मान से करने को क्या बोलते हैं? यथार्थता। या फिर ये भी कह सकते हैं यथार्थता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समीपता को प्रदर्शित करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो आपको ये समझ में आ गया यथार्थता क्या होती है? वह प्रायोगिक मान जो वास्तविक मान से समीपता को प्रदर्शित करता है, वही क्या होती है? यथार्थता। मैं कहूँ इसकी यथार्थता कम है क्योंकि इनमें काफी अंतर है।
इसकी यथार्थता थोड़ी ज्यादा हो गई, इसकी सबसे ज्यादा है, तो इसकी कम है, इसकी कम है, तो ये है यथार्थता। तो यथार्थता की डेफिनेशन क्या होगी? यह किसी प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से, रियल वैल्यू से, वास्तविक मान से समीपता या निकटता को प्रदर्शित करती है, समीपता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यूं भी कह सकते हैं किसी भी राशि की सही माप, किसी भी राशि की माप की तुलना, माप की तुलना मानक या वास्तविक मान से करना, मान से करना, वो कहलाता है यथार्थता। यथार्थता कहलाता है। ये तो हो गई यथार्थता। अब आता है परिशुद्धता, प्रिसिशन। परिशुद्धता क्या होती है कि आप एक ही प्रयोग को बार बार दोहराते हो और आपको समान मान प्राप्त होते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रिसिशन या परिशुद्धता। मान लो अभी जैसे एग्जांपल लिया था कि लंबाई कितनी थी, 9.8 मिलीमीटर थी। अब एक ही स्टूडेंट इस प्रयोग को दोहराता है तो एक बार तो 9.9 मिलीमीटर आता है, दूसरी बार 9.8 आता है, और तीसरी बार 9.9 आता है। तो इसका मतलब उसने 3 बार एक प्रयोग को दोहराया, 3 बार मापी लंबाई, तीनों बार देखो मानों में समीपता है, एक ही वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब उसके प्रयोग में क्या है? परिशुद्धता है। प्रयोग वो पूरा सही कर रहा है, परिशुद्धता है। तो एक ही प्रयोग को बार बार दोहराने पर जो समान मान प्राप्त होते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? परिशुद्धता। मतलब परिशुद्धता है जो विभिन्न मापनों के सामीप्य को प्रदर्शित करती है। परिशुद्धता क्या करती है? विभिन्न मापनों के सामीप्य को प्रदर्शित करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? परिशुद्धता विभिन्न मापनों के सामीप्य को प्रदर्शित करती है। या यूं कह सकते हैं, एक ही राशि का मान ज्ञात करने में, एक ही राशि का मान ज्ञात करने में प्रयोग के बार बार दोहरान से समान मान प्राप्त हो, तो उसे परिशुद्धता कहते हैं। तो परिशुद्धता और यथार्थता में अंतर पता लगा। यथार्थता तो क्या है? प्रायोगिक मान का वास्तविक मान से समीपता। भाई वास्तविक मान हमको पता रहता है और हम प्रयोग द्वारा उस चीज के मापन करते हैं, और उस मापन में भी उसके समीप आ रहे हैं, तो हमारा प्रयोग यथार्थ रहेगा।
बिल्कुल पास पास है, एक्यूरेट आंसर आ रहा है। और परिशुद्धता क्या है? एक ही प्रयोग को बार बार दोहराने पर एक समान मान प्राप्त हो तो वो क्या होता है? परिशुद्धता। इसलिए आप लोग जब टाइटेशन करते हो 11वीं क्लास में अनुमापन, तो वहां पर 3 रीडिंग ली जाती है और फिर उन 3 रीडिंग का एवरेज निकाला जाता है, जो मान बार बार आ रहा है उसी को। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं मैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे इन दोनों को ही क्लियर करेंगे। मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र। नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र 3 स्टूडेंट हैं। उनको मैंने एक स्क्रू का व्यास मापने को कहा, एक छड़ का व्यास मापने को कहा, जिसका वास्तविक मान, रियल वैल्यू, वास्तविक मान 3.9 मिलीमीटर है। क्या है? 3.9 मिलीमीटर। तो तीनों ने 3 बार मापा, 3 बार। नरेंद्र ने मापा तो देखो 3.8 आया, 3.7 आया, 3.8। सुरेंद्र ने मेजर किया तो 3.6 आया, फिर दूसरी बार मापा तो 3.5, तीसरी बार मापा तो 3.5। महेंद्र ने मापा तो 3.2, 3.5, 3.7, इस तरह से। अब देखो तीनों के वैल्यू देखो, आप तीनों की वैल्यू देखोगे तो आप क्या चीज देख रहे हो? जो नरेंद्र स्टूडेंट है इसने मेजर किया है तो देखो 3.8, 3.8 2 बार आया, मतलब कि प्रयोग में एक ही मान का दोहरान हो रहा है, बार बार दोहरान से समान मान प्राप्त हो रहा है। एक ही प्रयोग को बार बार कर रहा है तो समान मान प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये परिशुद्ध है और वास्तविक मान के निकट भी है। 3.8 वैल्यू 2 बार आई है और ये 3.9 के क्या है? करीब है। इसका मतलब जो नरेंद्र स्टूडेंट है इसका जो मापन है वो कैसा है? यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। यथार्थ व परिशुद्ध दोनों है। क्योंकि वास्तविक मान के निकट भी वैल्यू आ रही है और बार बार प्रयोग को दोहराने से समान मान भी प्राप्त हो रहे हैं। इसका देखें सुरेंद्र का, तो देखो 2 बार 3.5, दोनों बार 3.5 आया, तो मतलब इसका परिशुद्ध तो है, प्रयोग को बार बार दोहराने से समान मान प्राप्त हो रहा है, लेकिन वास्तविक मान से क्या है? दूर है। इसका मतलब इसमें यथार्थता नहीं है, परिशुद्धता है। तो ये वाला जो सुरेंद्र ने प्रयोग किया ये कैसा है? परिशुद्ध मापन है, परिशुद्ध है, यथार्थ नहीं। अब इसका देखते हैं, तो देखो इसने तीनों बार प्रयोग किया, तीनों बार इसकी अलग अलग वैल्यू आई, मतलब एक ही मान प्राप्त नहीं हुआ, तो परिशुद्ध नहीं है और वास्तविक मान से भी दूर है, देखो वैल्यू। तो इसका प्रयोग ना तो परिशुद्ध है, ना तो परिशुद्ध, ना ही यथार्थ है। तो शायद इस उदाहरण से आपको परिशुद्धता और यथार्थता में अंतर पता लग गया होगा। यथार्थता क्या होती है और परिशुद्धता क्या होती है? यथार्थता तो होती है वास्तविक मान की प्रायोगिक मान से समीपता को प्रदर्शित करती है। आपका जो आपने प्रायोगिक मान किया है, प्रयोग द्वारा मापा है, वो वास्तविक मान के कितना निकट है, वो चीज तो यथार्थता, एक्यूरेसी, एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल फिक्स। और परिशुद्धता क्या है? एक ही प्रयोग को बार बार दोहराने पर समान मान प्राप्त होते हैं, तो वो होती है परिशुद्धता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला सार्थक अंक पे चलेंगे हम। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं सार्थक अंक।
सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भी मापन में वे अर्थपूर्ण अंक, किसी भी मापन के वे अर्थपूर्ण अंक जिसके द्वारा निश्चितता अंक को अंतिम अंक के रूप में व्यक्त किया जाता है। निश्चितता अंक को क्या हो? अंतिम अंक के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जैसे देखो, कोई मापन में आपका मान 40 आ रहा है, तो 40 का अर्थ क्या है कि 39 से ज्यादा है और 41 से कम, 39 से 41 के बीच। तो यहां पर त्रुटि ±1 की हो गई। 40 का मतलब क्या है? 39 से तो ज्यादा और 41 से कम। और इसी मान को मैं यूं लिख देता 40.1, तो आप क्या कहोगे? 40.0 से ज्यादा से और 40.2 के बीच वैल्यू क्या है? 2 की। 40.0 से 40.2 के बीच का मान है ये। तो यहां पर आप देखो त्रुटि ±0.1 की हो गई, तो त्रुटि कम हो गई। इसका मतलब जितने ज्यादा अपने अंक होते हैं उतना ही मापन क्या होता है? शुद्ध होता है, सार्थक होता है। तो सार्थक अंक की डेफिनेशन देख लो, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है। वो सार्थक अंक ज्ञात करवाता है संख्या देकर। इसके नियम और वो देखते हैं अपन। सार्थक अंक जैसे इसमें ऊपर वाले में 2 थे सार्थक अंक, लेकिन नीचे वाले में क्या हो गए? 3। सार्थक अंक क्या है? वे अर्थपूर्ण अंक, वे अर्थपूर्ण अंक हैं जिसके द्वारा निश्चितता अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। जैसे यूं भी कह सकते हैं, किसी सुव्यवस्थित मापन से प्राप्त संख्या में सम्मिलित निश्चित अंक व एक अनिश्चित अंक का योग। लास्ट वाली डिजिट क्या होती है? अनिश्चित होती है। अभी अपन ने देखा था 40 में मैंने कहा था 39 और 41 के बीच, तो लास्ट वाली डिजिट अनिश्चित थी। और ऐसे 40.1 कहा तो 40 और 40.2 के बीच, तो उसमें भी लास्ट वाली डिजिट। तो निश्चित, सम्मिलित निश्चित अंक और एक अनिश्चित अंक का योग ही क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाते हैं। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम है। जैसे आपसे कहा जाए बताओ 100 में कितने सार्थक अंक है, या 1.001 में कितने सार्थक अंक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, संख्या देकर, मापन देकर वो पूछ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या है? नियम पता होने चाहिए। इसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों से हम ज्ञात करते हैं। नियम तो देखो, सबसे पहला नियम तो क्या है? सभी गैर शून्य अंक, नॉन जीरो, गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे
उदाहरण के लिए 124 है तो इसमें 3 सार्थक अंक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 SF। या 0.01 है तो इसमें एक ही रहेगा, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। SF कितना है? 1। तो शून्य का छोड़ के जितने भी अंक है वो क्या होते हैं? सार्थक। अब शून्य सार्थक अंक हो भी सकता है और नहीं भी, इसके लिए रूल है कि शून्य कब तो सार्थक होगा और कब सार्थक नहीं होगा। तो दूसरा नियम क्या है? जैसे यहां पर 1 है, प्रथम गैर शून्य नॉन जीरो, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। ये केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। ये केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। जैसे 0.0058 तो इसमें सार्थक अंक बस 2 ही हैं, ये दोनों। गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे। तीसरा नियम क्या है? इसको दो गैर शून्य अंकों के बीच में स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो गैर शून्य अंक के बीच में स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2002 तो इसमें देखो ये भी गैर शून्य है, ये भी गैर शून्य है, ये दोनों तो है, इनके साथ ये दोनों भी रहेंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो समझ में आया शून्य कब आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसके बाद देखिए चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, लेकिन वो दशमलव के दाईं ओर स्थित होने चाहिए। किसी अंक के दाईं ओर मतलब बाद में और स्थित शून्य सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दाईं ओर या अंत में स्थित शून्य क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लेकिन वे दशमलव के दाईं ओर होने चाहिए, क्या होना चाहिए? दशमलव के दाईं ओर होनी चाहिए। और दशमलव विहीन संख्याओं में, नॉन डेसिमल दशमलव विहीन संख्या में दाईं ओर के शून्य सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। देखो इसको समझो एग्जांपल से। जैसे
एग्जाम्पल देखो 0.200 ये संख्या दी गई है, तो इसमें देखो ये दशमलव वाली है और दशमलव के दाईं ओर है जीरो और इस गैर शून्य के भी दाईं ओर है, तो ये शून्य भी सार्थक अंक है। यहां पर 3 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। इसमें रूल है ना, किसी अंक के दाईं ओर स्थित, अंक के दाईं ओर स्थित, पर वो दशमलव के भी दाईं ओर होने चाहिए दशमलव वाली संख्याओं के लिए। या ये संख्या है 23.500, तो 1 2 3 4 5 5 है सिग्निफिकेंट फिगर। और मान लीजिए ये संख्या है 23,500, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? देखो ये गैर शून्य अंक है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, पर ये नहीं होंगे दशमलव विहीन संख्याओं में। इसमें कहीं दशमलव नहीं है, तो दाईं ओर के शून्य सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो केवल 3 ही होंगे यहाँ। तो ये रूल आपको ध्यान में रखने हैं। और देखिए और रूल इसके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इनका, ये रूल्स का 1-2 रूल और बचे। और देखिए वस्तुओं की गिनती में, वस्तुओं की गिनती में सिग्निफिकेंट फिगर अनंत हो सकते हैं। यार अनंत हो सकते हैं, वो आपके लिखने पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे लिख रहे हो, आप उसको कैसे लिख रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 23 है, अब खाली 23 लिखा तो 2 होंगे, 23.0 लिख दिया तो 3 हो जाएंगे, 23.00 लिख दिया तो 4 हो जाएंगे, 23.000 लिख दिया तो 5। तो आप दशमलव लगा के पॉइंट ये 00 लगा दो, तो आपके सार्थक अंक बढ़ते जाएंगे, क्योंकि दशमलव के दाईं ओर के शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। दशमलव के दाईं ओर के शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, तो इस वजह से ये सार्थक है। वैज्ञानिक संकेतन में जो अपन लिखते हैं, वैज्ञानिक संकेतन का मतलब है जो ये संख्या रहती है ना 1.6 × 10⁻², तो ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई है। इसे भी बताऊंगा मैं अगली क्लास में। वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखा जाता है? संख्या को एक अंक के बाद दशमलव के रूप में लिखा जाता है। कोई भी सामान्य संख्या को जब अपन एक अंक के बाद दशमलव के रूप में लिखते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक संकेतन। शॉर्ट में बोले तो n × 10⁻n के रूप में, इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन में जो केवल संख्याएं क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, इनको काउंट नहीं करते। ठीक है ना? वैज्ञानिक संकेतन में जो घात 10 की घात रहती हैं उनको काउंट नहीं करते सार्थक अंक में, केवल जो बगल में संख्या लिखी रहती है एक अंक के बाद दशमलव लगा रहता है, उन्हीं को सार्थक अंक के रूप में लिखते हैं हम। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया? सार्थक अंक हो गए कि सार्थक अंक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, ये उनके रूल्स हो गए। मैंने एग्जाम्पल भी दिए, तो आप इसके क्वेश्चन करना। हर साल एक कोई संख्या दे देता है और उसमें सार्थक अंक पता करवाता है। तो ये 6 रूल है, 6 रूल आपको याद में रखने हैं। सीधी सी बात है, सारे गैर शून्य अंक सार्थक है। 0 अगर दशमलव के दाईं ओर स्थित है तो सार्थक है, और दशमलव से पहले स्थित है तो वो सार्थक नहीं है। ठीक है ना? ये आपके आज के टॉपिक कंप्लीट हो गए। 3 टॉपिक है, तीनों को आप अच्छे से पढ़िए।